मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्स वुमेन अंडर द सेक्शन 125 सीआरपीसी। अगर जो वुमेन डाइवर्स है मतलब जो घटस्फोटित महिला है या जिसको तलाकशुदा महिला है, तो ऐसे महिला को मेंटेनेंस कैसे मिलता है? सेक्शन 125 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के तहत। अंडर सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973, the term wife includes a divorced wife or the wife who has obtained a divorce from her husband and has not remarried। तो सेक्शन 125 CRPC के तहत 1973 के तहत ऐसा टर्म है वाइफ। तो वाइफ किसको, वाइफ कौन सी वाइफ इसमें समाविष्ट है? ऐसी वाइफ जो डाइवर्स है या ऐसी वाइफ जो जिसको डाइवर्स मिला है किससे? हस्बैंड से। ऐसी वाइफ जो डाइवर्स है मतलब खुद से उसने डाइवोर्स दिया है हस्बैंड को, या ऐसी वाइफ जिसको हस्बैंड ने वाइफ दिया है और हैज नॉट रीमैरिड, और ऐसी महिला जिसने भी शादी नहीं की मतलब शादी करने के बाद हस्बैंड का और उसका रिलेशन खत्म हो जाता है, मेंटेनेंस का पूरा जो अधिकार है वो सेकंड हस्बैंड के ऊपर आता है। लेकिन ऐसी महिला जो शादीशुदा नहीं है, जो जिसको तलाक दिया है या जो जिसने फिर से शादी नहीं की, ऐसे महिला इसमें आती है। Under the Muslim law, the husband is liable to maintain his divorced wife till the period of iddat only, and his liability to maintain a divorced wife terminates after this period। तो मुस्लिम लॉ में क्या होता है, जो हस्बैंड है वो हस्बैंड को मेंटेनेंस देने का अधिकार है डाइवोर्स वाइफ को, लेकिन कब तक? जब तक इद्दत पीरियड खत्म नहीं होता। इद्दत पीरियड खत्म हो गया तो उसकी लाइबिलिटी जो रहती अगेंस्ट वाइफ, मतलब उसकी जो लाइबिलिटी है, लाइबल पात्रता जो रहती है उसकी, या उसका जो अधिकार है, या उसके जो राइट्स है, या उसका जो कर्तव्य है, तो वहां पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कहाँ पे? आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। ओके, एंड डाइवोर्स वाइफ टर्मिनेट्स आफ्टर द पीरियड। पीरियड होने के बाद, इद्दत पीरियड होने के बाद लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, उसको मेंटेनेंस देने का अधिकार नहीं है। But under the Criminal Procedure Code 1973, a divorced wife is entitled to be maintained by her former husband beyond the period of iddat, provided she remains unmarried। लेकिन CRPC के 1973 के तहत जो डाइवर्स वाइफ है वो पात्र है इसके लिए मेंटेनेंस लेने के लिए अपने हस्बैंड से, बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत, प्रोवाइडेड शी रिमेन्स अनमैरिड। जब तक वो शादी नहीं कर सकती, जब तक वो रीमैरिड नहीं होती, इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद भी वो अपने हस्बैंड से क्या मांग सकती है? मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन कौन सा? इसमें सेक्शन, हाँ, तो 1973 के सीआरपीसी के तहत। ओके, उसी में 125 है, इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन उसमें ही एक ऐसा कलम लिखा हुआ है जिसमें डाइवर्स वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से तलाक होने के बाद भी, जब तक वो मैरिज नहीं करती तब तक वो मेंटेनेंस मांग सकती है। सेक्शन 125 ऑर्डर, सेक्शन 125 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ व्यूज चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो सेक्शन 125 जो है सीआरपीसी का, उसमें ऑर्डर होती है किसकी? मेंटेनेंस देने के लिए। किसको? वाइफ को, चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को। वाइफ को, चिल्ड्रन को या पेरेंट्स को। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस निग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू मेंटेन, अगर कोई भी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस निग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू मेंटेन, अगर कोई भी पर्सन निग्लेक्ट करता है यानी दुर्लक्ष्य करता है, उसको क्या बोलेंगे? नजरअंदाज करता है। किसके लिए? मेंटेनेंस देने के लिए, वाइफ को, हस्बैंड को, या वाइफ को, चिल्ड्रन को या पेरेंट्स को। तो क्या होता है? देखो, हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। कोई भी व्यक्ति जब ये होता है मतलब पात्र होता है, लायबल होता है मेंटेनेंस देने के लिए, तो उसमें कौन कौन से कंडीशन है? हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अगर वो जो महिला है खुद का पालन पोषण नहीं कर सकती है, अगर वो अनपढ़ है, या अगर वो अपंग है, या अगर वो मतलब वीक है कमाने के लिए, अगर वो फॉर एग्जाम्पल काम नहीं कर सकती, तो जब तक वो काम नहीं कर सकती या जब तक वो काम पे नहीं लगती, तब तक पूरा मेंटेनेंस का अधिकार किसको रहता है? हस्बैंड को। His legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or
जो डाइवोर्स वाइफ है उसके बच्चे के भी पालन पोषण की जिम्मेदारी हस्बैंड को आती है, जब तक वो जो लड़का है वो बड़ा नहीं होता, मेजर नहीं होता। ओके, जब तक वो माइनर है तब तक उसको मेंटेनेंस देने का अधिकार है। अगर वो लिजिटिमेट है या इलिजिटिमेट है, लिजिटिमेट मतलब कायदे से अगर बच्चा पैदा होता है, या बेकायदे से बच्चा पैदा होता है जिसको मान्यता नहीं दे रहा मुस्लिम लॉ, ऐसे दोनों भी बच्चों को जब तक वो माइनर है, ठीक है, जब तक वो माइनर है तब तक उसको मेंटेनेंस देने का अधिकार किसको है? हस्बैंड को, और उसके पिता को। वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन डिस्टेंस, जब तक वो लड़का या लड़की की शादी नहीं होती तब तक, या जब तक वो 18 साल के ऊपर नहीं होता था तब तक उसको मेंटेनेंस देने का प्रावधान है। His legitimate or legitimate child not being a married daughter who has attained majority, where such a child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, जब उसका बच्चा, वो आदमी का बच्चा अगर वो लिजिटिमेट है या इलिजिटिमेट है, मतलब लीगली पैदा होता है और इलीगली पैदा होता है, दोनों भी। नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, जब तक उस महिला की या उस लड़की की शादी नहीं होती, या वो लड़का जब तक 18 साल का पूरा नहीं होता। देखो, लड़के के लिए क्या है, 18 साल पूरा करना बहुत जरूरी है, और लड़के के लिए क्या है, 18 साल के साथ साथ वो शादी भी अगर उसकी हो गई तो उसका वहां पे मेंटेनेंस देने का अधिकार नहीं है, वो हस्बैंड उसकी मेंटेनेंस देगा, बराबर है। तो जब तक उस लड़की की शादी नहीं होती तब तक उस लड़की को मेंटेनेंस देना पड़ेगा उसके पिता को। हु हैज अटेन्ड द मेजॉरिटी वेयर सच हैज चाइल्ड, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself। देखो, जब वो बच्चा क्या हो जाता है, 18 साल का नहीं होता है, या जब तक वो बच्चा शादी नहीं करता, या जब तक उस बच्चे की शादी नहीं होती, या जब तक उस लड़के की शादी नहीं होती, तब तक उसको मेंटेनेंस देने का प्रावधान इसमें लिखा हुआ है, किसमें, मुस्लिम लॉ में। ओके, और दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, अगर वो लड़का फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मल है, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मल मतलब वो थोड़ा ये है, मतलब वीक है, दिमाग से वीक है, या अगर वो पागल है, अगर वो कोमा में है, अगर वो हैंडीकैप है, अगर वो इंजोर है, दुखापत उसको बहुत लगे हुए है, जख्म, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे बच्चे को बाप को पालन पोषण की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। ओके, His father or mother unable to maintain himself or herself, a magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such a person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such a child, father or mother at a such a monthly rate as much magistrate thinks it fit, and to pay the same to such a person as the magistrate may from time to time direct। अगर वो जो लड़का है या लड़की है उसके माँ बाप मेंटेनेंस देने के लिए अनेबल है himself, his father or mother unable to maintain himself or herself, a magistrate of the first class may, upon proof of such a neglect or refusal, order such a person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such a child or father mother at such a monthly rates has such a magistrate thinks fit, and to pay the same to such a person as the magistrate may from the time to time। अगर उसके माँ बाप मतलब कोई भी लड़का अगर होगा, और लड़का अगर कमाता होगा बैंक में या गवर्नमेंट जॉब में किसी में भी, अगर वो अपने माँ बाप को मेंटेनेंस नहीं करना है तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है, उसको करना पड़ेगा। अगर वो अनेबल है मेंटेनेंस के लिए उसके माँ बाप का, उसके वाइफ का, उसके लड़के का या लड़की का, तो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में अपॉन अ प्रूफ ऑफ सच निगलेक्ट और रिफ्यूजल, तो जो न्याय दंडाधिकारी है या जो न्यायाधीश है वहां पे हमको प्रूफ ऑफ सच निगलेक्ट्स बताना पड़ेगा। मतलब ये जो हस्बैंड है या ये जो बाप है या ये जो लड़का है अपने माँ बाप को, पति पत्नी को और बच्चे का पालन पोषण नहीं करता है, तो इस प्रकार की प्रूफ अपने को कोर्ट में देने पड़ेंगे कि या वो निगलेक्ट कर रहा है या वो रिफ्यूज कर रहा है। ओके, तो ऑर्डर क्या होगी फिर, ऑर्डर ये होगी, इस व्यक्ति के लिए ऑर्डर ये होगी, पर्सन टू मेक द मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ, तो उसको जो लड़का या लड़की नहीं, जो लड़का अपने माँ बाप के
पालन पोषण को निगलेक्ट करता है, बच्चे को पालन पोषण को निगलेक्ट, वाइफ के, तो ऑर्डर कोर्ट फिर ऑर्डर देता है ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को, ऐसे आदमी को, क्या कि वो मंथली अलाउंस दे, मतलब हर माह इतने रुपए लड़के को दे, किसके लिए, उसके पालन पोषण के लिए, ऑफ चाइल्ड, उसके माँ बाप के लिए, मंथली रेट हैज अ मैजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, और इस प्रकार से वो जो मैजिस्ट्रेट है इस प्रकार का वो निर्णय लेता है। and to pay the same to such a person as a magistrate may from time to time direct, और इस प्रकार की वो टाइम टू टाइम क्या करे, पालन पोषण करे। provided that the magistrate may order the father of a minor female child, refer in the clause B, to make a such allowance until she attains her majority. If the magistrate is satisfied that the husband of such a minor female child, if married, is not a possess of a sufficient means, तो ये देखो, प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर, तो इस प्रकार के वो मैजिस्ट्रेट जो रहता है, जो न्यायाधीश रहता है, वो ऑर्डर निकालता है किसकी, मेंटेनेंस की। द फादर ऑफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड रेफर टू इन क्लास बी टू मेक अ सच अलाउंस until she attains his majority. If the magistrate is satisfied that the husband of such a minor female child, if married, is not a possess of a sufficient means, जो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर निकलता है और जो फादर रहता है, मतलब वो जो माइनर फीमेल है चाइल्ड, मतलब बच्ची का जो बाप रहता है, तो उसको ये क्लॉज रेफर है, कौन सा, ऐसे अलाउंसेस तैयार करना या ऐसे अलाउंसेस बनाना टिल शी अटेन्स हर मेजोरिटी, जब कब तक उसकी पालन पोषण करवाना, कब तक उसका अलाउंस करना, जब तक वो लड़की 18 साल की नहीं होती। 18 साल के होने के बाद वो खुद काम करेगी और खुद अपना पालन पोषण करेगी, लेकिन जब तक वो 18 साल की नहीं होगी तब तक पूरी पालन पोषण की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, बाप के ऊपर। इफ द मैजिस्ट्रेट इज सैटिस्फाइड दैट द हस्बैंड ऑफ सच अ माइनर फीमेल चाइल्ड, इफ मैरिड, इज नॉट पोजेस सफिशिएंट मींस, अगर मैजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हस्बैंड, ऐसे फीमेल चाइल्ड का जो हस्बैंड है, माइनर फीमेल चाइल्ड, that the husband of such a minor female child, if married, is not possessed of sufficient means, तो मैजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये जो माइनर फीमेल चाइल्ड है, मतलब 18 साल की बालिका का जो ये है हस्बैंड है, अगर उसने शादी की, इज नॉट अ पजेस ऑफ सफिशिएंट मीन्स, तो इसके लिए कोई भी सफिशिएंट मीन्स जरूरी नहीं है। सच अलाउंसेस शैल बी पेएबल फ्रॉम डेट ऑफ द ऑर्डर, और इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, तो ये अलाउंस कब होगा, जब अलाउंसेस चालू होगा, जब उसने केस डाली, एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस, जब उसने केस डाली कोर्ट में, तब से तो लेके अब तक कितना खर्चा रहता है महीने का। अगर 1000 अगर पर मंथली हो गई तो 12 महीने कितने हो गए, 12,000। अगर 2000 हो गई तो 12 महीने कितने हो गए, 12 12 दूनी 24। तो इस प्रकार से 24,000 उसको वन टाइम उसको देने पड़ेंगे हर महीने को, ठीक है। इफ अ पर्सन सो ऑर्डर फेल्स विदाउट sufficient cause to comply with the order, any such a magistrate may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due to in manner provided for levying fines, and may sentence such as a person for the whole or any part of the each month allowance remaining unpaid after the execution of the warrant, then he will be liable for the imprisonment for a term which may extend to a month or until a payment if sooner made। तो इस अलाउंस में क्या, ये अलाउंस पेएबल होता है, उसको अलाउंस देना ही पड़ता है जब वो ऑर्डर हो गई तब से तो लेके अब तक का जो पेमेंट है उसको देना पड़ेगा, या जब उसने एप्लीकेशन किया तब से। अगर पर्सन सो ऑर्डर फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, अगर वो जो पर्सन है, if a person so order fails without sufficient cause to comply with the order, and any such magistrate may for every breach of the order issue a warrant। अगर तो देखो जो है मैजिस्ट्रेट, उसको उसका मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर अगर उसने ब्रीच किया, उस आदमी ने अगर उस मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो ब्रीच किया, ऑर्डर क्या था कि हर महीने उसको 1000 रुपये ये दे, खाउटी दे, तो अगर वो ऑर्डर जो है वो अगर ब्रीच हो गया,
तो ब्रीच होने के बाद अगर वो आदमी टाइम पे पैसा नहीं भरता है तो उसका वारंट निकलता है। वारंट निकलने के बाद उसको पकड़ के लाते हैं, कोर्ट के सामने हाजिर करते हैं। अगर इनसफिशिएंट अमाउंट के कारण अगर उसके पेमेंट नहीं दे सकता हो तो वो क्या करेंगे, उसका वारंट निकालेंगे। वारंट निकालने के बाद कोर्ट के सामने हाजिर करेंगे। कोर्ट क्या करेंगे, फिर उसको सजा सुनाएंगे। इम्प्रिजमेंट हो सकता है 1 साल का, 1 महीने का हो सकता है, और 1 महीने के ऊपर भी हो सकता है, जब तक वो पेमेंट नहीं देता है। ओके, provided that no warrant shall be issued for the recovery of the any amount due under this section unless application be made to the court to levy such a amount within the period of the 1 year from the date on which it became due. Provide further if that if such a person offers to maintain his wife no condition of her living with him and she refuses to live with him, such a magistrate may consider may any grounds of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for the so doing, like cruelty or of husband or the husband of suffering from the widow. So provided that no warrant shall be issued for the recovery of the any amount due under this section unless application be made to the court to levy such amount within a period of the 1 year from the date on which it became due. Provide under further that if such a person offered to maintain his wife no on condition of her living with him and she refuses to live with him, such a magistrate may consider any grounds of refusal stated by her and may make an order under this section. तो देखो, तो अगर वारंट प्रोवाइडेड एंड नो वारंट, अगर वारंट नहीं निकला, शैल बी इशू फॉर द रिकवरी ऑफ द एनी अमाउंट, तो उसके रिकवरी करने के लिए क्या करते हो, नोटिस निकालते हैं। ड्यू अंडर दिस सेक्शन एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट, और इस प्रकार से वो एप्लीकेशन कोर्ट के सामने हाजिर करते हैं कि एक विद इन द 1 पीरियड, एक मंथ, 1 ईयर के अंदर ये पेमेंट क्या करो, आप भर डालो। ओके, जब से वो एप्लीकेशन डाला तब से वो पेमेंट क्या करो, आप भर डालो। On which it become due, provided further if the persons offer to maintain his wife, हाँ, सच अमाउंट विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 महीने के अंदर उसको 1 साल के अंदर उसको पेमेंट देने पड़ते हैं, किसके, मेंटेनेंस के, खाना हुआ। अगर वो दे नहीं सकता तो उसको इम्प्रेजमेंट भी हो सकती है। From the date on which it become the due, further provided further that if such a person offer to maintain his wife on condition of her living with him and she refuses to live with him, अगर वो लड़की या वो जो औरत है वो खुद के मन से अगर वाइफ को हस्बैंड के साथ रहती नहीं है, खुद के हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, बट क्या करता है, फिर उसका रीजन ढूंढता है कि ये जो औरत है ये क्यों अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, इसका ये निकालते हैं। और फिर क्या करता है, उसकी जो ऑर्डर है वो कैंसिल भी कर सकता है विदाउट एनी कॉज, कोई भी कारण न देते हुए। अगर वाइफ मायके में रहती है तो उसका रीजन उसको देना पड़ेगा। Such a magistrate may consider any grounds of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such order if he is satisfied that there is just ground for the so doing, like cruelty of the husband or husband is suffering from VD। अगर वो जो हस्बैंड है अगर ये क्रूअल है, अगर हस्बैंड सफरिंग फ्रॉम द VD, एक वाइटल डिसीज मतलब कैंसर, एड्स, ऐसे डिसीज से अगर वो ग्रस्त है, या हस्बैंड क्रूअल है मतलब मारहान करता है दारू पी के, तो ऐसे इसमें उसको कोर्ट क्या बोलता है कि तू इधर मत जा, ससुराल मत जा, तू अपने घर पे रह। लेकिन अगर वो अच्छा है आदमी, वो ड्रिंक नहीं करता, उसको कोई भी वाइटल डिसीज नहीं है, अगर वो हस्बैंड क्रूअल नहीं है तो देखभाल करता अपनी लड़की की, तो कोर्ट क्या बोलता है फिर, ऐसे बेस पे मतलब क्रूअल्टी के बेस पे आप क्या करो, अपने वाइफ से तलाक दे दो। हम्म तो अगर कोई कारण अगर होगा तो हस्बैंड को सिर्फ क्रूअल्टी के बेस पे मतलब
परेशान करने के लिए अगर औरत रहती होगी मायके, तो ऐसे इस पे वो औरत को मेंटेनेंस नहीं बैठ सकती। एक्सप्लेनेशन, हाँ ये एक्सप्लेनेशन हो जाता 10-15 मिनट में। ठीक है, कंटिन्यू कर सर, विवेक सर। ओके, एक्सप्लेनेशन। हेलो विवेक सर है क्या ऑनलाइन? धीरज सर है क्या आप? If a husband has contracted marriage with another woman or keeps mistress, it shall be considered to be just ground for his wife refusal to live with him. अगर वो आदमी दूसरे मैरिज करता है, दूसरे औरत के साथ अगर मैरिज करता है, तो या मिस्ट्रेस कोई औरत रखता है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप का भी नया ये आया है, शादी न करते हुए रिलेशनशिप में रहना। अगर कोई औरत कोई भी इंसान के साथ उसके मन से रहती है, अगर वो दूसरी शादी करता है हस्बैंड और मिस्ट्रेस रखता है, इट शैल बी कंसिडर टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ रिफ्यूजल टू विद हिम। तो ये शैल बी कंसिडर, तो ये कंसिडर होता है, क्या कंसिडर होता है? टू बी जस्ट अ ग्राउंड फॉर हिज वाइफ रिफ्यूजल टू लिव विद हिम। ये कंसिडर होता है कि उसकी वाइफ ही क्या करती है, अपने हस्बैंड के साथ रहने को रिफ्यूज करती है। मतलब अगर देखो इधर क्या है, मुस्लिम लॉ में अगर उसने दूसरी शादी की या दूसरी औरत रखी, तो ऐसा समझ में जाता है कि हस्बैंड के कारण नहीं, वाइफ के कारण उसने दूसरी शादी की, और जो वाइफ है वो रिफ्यूज कर रही है अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए, ऐसा समझा जाता है। अ वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी अलाउंस फॉर हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125। जो वाइफ है ये पात्र नहीं है अपने हस्बैंड से अलाउंस मांगने की, मतलब डेली अलाउंसेस जो भत्ते रहते हैं ना, वो उसको नहीं मिलती है सेक्शन 125 के अंदर। कौन कौन सी वो कंडीशन है? इफ शी इज लिविंग इन अडल्टरी, अडल्टरी मतलब अगर वो अडल्टरी में रहती है, अडल्टरी मतलब, यस विवेक सर, सर द मीनिंग, हेलो, अडल्टरी मतलब व्यभिचार होगा शायद सर, इसका मीनिंग ढूंढे विवेक सर। विवेक सर उसका मीनिंग ढूंढिए, हेलो, ऑनलाइन हो क्या आप? व्यभिचार, हेलो विवेक, हाँ मैंने बताया था आपको। हाँ, विवाह बाह्य संबंध, अडल्टरी मतलब व्यभिचार। अगर वो व्यभिचार में है, मतलब दूसरे पुरुष के साथ अगर संबंध में है, शारीरिक संबंध में, विवाह बाह्य संबंध में, तो ऐसी चीज पे उसको मेंटेनेंस देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ऐसे इसमें उसको मेंटेनेंस देने का अधिकार नहीं है। अपने मन से अगर वो दूसरे इसके साथ रहती है, हस्बैंड के व्यक्ति के साथ, तो नहीं है। दूसरा क्या कंडीशन है? इफ शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, अगर कोई भी कारण न रहते हुए वो अपने हस्बैंड से अगर ये रहती है, मतलब अलग रहती है कोई भी कारण न होते हुए, तो इस चीजों पे उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। इफ द हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर दोनों भी व्यक्ति हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसेंट मतलब म्यूचुअल डाइवोर्स जिसको बोलते हैं, दोनों के सहमत से अगर दोनों अलग अलग रहे, तो ऐसे इस पे उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। इफ the husband and wife are living separately by mutual consent, if any of the three conditions exist, even an order which has been made is liable to cancel by the magistrate। अगर ऐसे चीजों पे मैजिस्ट्रेट फिर विचार विनिमय करता है, और जो ऑर्डर पास हो गई है, तो उसको कैंसिल भी वो कर सकता है, क्योंकि विदाउट एनी कॉज, अगर कोई भी कारण न रहती हो, अगर वो वाइफ अगर सेपरेट रहती है, तो वहां पे कोई भी ऑर्डर पास हो गई होगी, तो वो कैंसिल भी हो सकती है। Section 127 provided that upon proof of any change in the circumstances of the person receiving or paying the monthly allowances
as the case may be, the magistrate may make any alteration in the allowance as he may deem fit. सेक्शन 127 क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडेड दैट अपॉन प्रूफ ऑफ एनी चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। तो सेक्शन 127 क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है कि अपॉन प्रूफ ऑफ एनी चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, कोई भी चेंज के ऊपर के जो सर्कमस्टांसेस है, ओके, उसको प्रूव करना पड़ेगा। of the person receiving or paying the monthly allowances as the case may be, or magistrate may make any alteration in the allowance as he may deem fit. Section 127 provided that upon proof of any change in the circumstances of the person receiving or paying a monthly allowance as the case may be, the magistrate may make any alteration in the allowance as they deem fit. तो सेक्शन 127 के तहत आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो वाइफ है वो बिना विदाउट एनी रीजन अपने हस्बैंड से अलग रह रही। तो ऐसा अगर करेंगे तो कैंसिल हुई वाली भी ऑर्डर वो क्या करेंगे, जैसा है सॉरी, जो ये ऑर्डर ये हो गई है मतलब पास हो गई है, तो वो भी वो क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण वो कैंसिल कर सकते हैं। मंथली अलाउंस एज द केस में भी मैजिस्ट्रेट में मेक एनी अल्टरेशन इन द अलाउंस, तो इस प्रकार से वो अल्टरेशन हो जाएगा अलाउंस में। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए और ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।